नमस्कार दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों शुरुआत में लघु शिलालेख और वृहत शिलालेखों के बारे में पढ़ा। अर्थात दोस्तों शिलालेखों के बारे में पढ़ा, जिसमें वृहत शिलालेख दोस्तों 8 जगहों से मिले थे, जिनकी संख्या 14 थी। और दोस्तों लघु शिलालेख जो हैं वह 18 स्थानों से मिले थे। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पार्ट को पढ़ रहे हैं, यानी कि स्तंभ लेख को पढ़ रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों हम लोग गुहा लेख को पढ़ेंगे, यानी कि गुफाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के बारे में गुहा लेख, स्तंभ लेख और शिलालेख हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग स्तंभ लेख के बारे में आज पढ़ रहे हैं। ये 2 प्रकार के प्राप्त हुए हैं, यानी कि वृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। वृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। वृहत स्तंभ लेख में देख लेते हैं, ये कुल 6 स्थानों से मिले हैं, जिनकी संख्या 7 है। ठीक है, जो वृहत शिलालेख हैं इनकी संख्या 7 है, जो कि 6 स्थानों से अलग अलग से मिले हैं। ठीक है, ये केवल ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में मिले हैं। दोस्तों जो स्तंभ लेख हैं वे केवल और केवल ब्राह्मी लिपि में मिले हैं और इनकी भाषा प्राकृत मिली है। ठीक है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पहला जो है दोस्तों वह दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, जो कि दोस्तों सर्वप्रथम इसी में दोस्तों पढ़ा गया था। ठीक है, ये मूल रूप से अम्बाला हरियाणा में था। जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है यह मूल रूप से अम्बाला हरियाणा में था। जो टोपरा स्थान है दोस्तों वह हरियाणा में है आज भी। ठीक है, इसका नाम दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, जो पहला स्तंभ लेख है वृहत में। ठीक है, वृहत स्तंभ लेख पहला दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है। बाद में इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में गढ़वा दिया गया। दोस्तों जो फिरोज शाह तुगलक है, तुगलक वंश का शासक है दोस्तों, इसने इस शिलालेख को, स्तंभ लेख को खुदवा कर दिल्ली में गढ़वा दिया। यहाँ से 7 अभिलेख उत्कीर्ण मिलते हैं। ठीक है, जो दोस्तों 6 स्थानों से अलग अलग दोस्तों संख्या 7 है, 7 मिले हैं। तो दोस्तों जो 7 के 7 हैं वह दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पे गढ़े हुए मिलते हैं, लिखे हुए। ठीक है, उत्कीर्ण मिलते हैं। और जो अन्य दोस्तों मिले हैं, अन्य जगहों से मिले हैं, उन पर केवल और केवल 1 से लेकर 6 तक ही उत्कीर्ण मिलते हैं। ठीक है, जो वृहत स्तंभ लेख हैं वे कुल 6 स्थानों से मिले हैं और जिनकी संख्या 7 है। ये 7 के 7 दोस्तों दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर लिखे हुए मिले हैं। बाकी जो दोस्तों मिले हैं वृहत स्तंभ लेख, उन पर केवल 1 से 6 तक ही उत्कीर्ण मिलते हैं। इसके 7वें स्तंभ लेख में दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको कि दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में कुल 7 हैं, जैसे कि 7 के 7 स्तंभ लेख यहाँ पर लिखे हुए मिले हैं। इसके 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों, निग्रंथों आदि का संघ के साथ उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो आजीवक है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय मक्खाली पुत्र गोसाल के द्वारा इसकी शुरुआत की थी। और निग्रंथ है दोस्तों, ये जैन धर्म के अंतर्गत आते हैं। जो जैनी हैं वे निग्रंथ कहलाते थे। जो महावीर स्वामी जी हैं उनके जो अनुयायी थे वे निग्रंथ कहलाते थे। इनका उल्लेख और इनके साथ संघ के साथ उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसे अशोक की बड़ी लाट, यानी कि दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को अशोक की बड़ी लाट कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक की लाट कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसका मैंने शॉर्ट लिख दिया है, फिरोज शाह तुगलक। इसे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को अशोक की बड़ी लाट, फिरोज शाह तुगलक की लाट, भीमसेन की लाट एवं दिल्ली शिवालिक लाट भी कहते हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इसे स्वर्ण स्तंभ कहा है और स्वर्ण मीनार भी कहा है। फिरोज शाह तुगलक हैं जो, इन्होंने दोस्तों दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को स्वर्ण स्तंभ और स्वर्ण मीनार दोनों कहा है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वर्ण स्तंभ किस स्तंभ लेख का नाम है। ठीक है, या फिर स्वर्ण मीनार किस स्तंभ का नाम है, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिया गया। इस पे दोस्तों जो विग्रहराज चतुर्थ हैं, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ हैं, इनके भी 3 लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। आप लोग बताइएगा कि विग्रहराज चतुर्थ कहाँ के थे। ठीक है, शम्स ए सिराज अफीफ, शम्स ए सिराज अफीफ की तारीख ए फिरोशाही। दोस्तों जो तारीख ए फिरोशाही है ये किताब का नाम है, और जो ये नाम है दोस्तों शम्स ए सिराज अफीफ, ये एक राइटर का नाम है। ठीक है, शम्स ए सिराज अफीफ की तारीख ए फिरोशाही, यानी कि एक किताब है तारीख ए फिरोशाही। इसमें फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ से 2 स्तंभ मंगवाए। यही देखिए दोस्तों, ये दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है। इसका जो उल्लेख है, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में गढ़वाया था। ठीक है, कहाँ से खोदकर, हरियाणा से खोदकर दिल्ली में गढ़वाया था। इसका उल्लेख दोस्तों शम्स ए सिराज अफीफ ने किया है, कहाँ पर, तारीख ए फिरोज शाही में। और दोस्तों जो दूसरा स्तंभ लेख मिला है दोस्तों दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, इसका भी इसी के साथ उल्लेख किया है इन्होंने, शम्स ए सिराज अफीफ ने, कि तारीख ए फिरोज शाही में कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख
और दिल्ली मेरठ स्तंभलेख को मंगवाया गया था, ठीक है, या फिर खुदवाया गया था। और दूसरी किताब दोस्तों जो सीरत ए फिरोज शाही है, इसका दोस्तों राइटर का पता नहीं है। सीरत ए फिरोज शाही में इन स्तंभों के लाने का सचित्र वर्णन है, यानी कि चित्रों के द्वारा जो किताब लिखी है इसमें दोस्तों, उसमें चित्र बनाए गए हैं, सचित्र वर्णन है, ठीक है। देखिए कहाँ से उल्लेख मिलता है, दिल्ली टोपरा स्तंभलेख और दिल्ली मेरठ स्तंभलेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया। एक तो शमशेर सिराज अफीफ की किताब तारीख फिरोज शाही में, और दूसरा दोस्तों सीरत ए फिरोज शाही में इनका सचित्र वर्णन मिलता है, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा स्तंभलेख जो वृहत में आता है। दूसरा स्तंभलेख दिल्ली मेरठ स्तंभलेख, मेरठ से फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इसे अशोक की छोटी लाट भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में बस इतना ही, इसे अशोक की छोटी लाट भी कहते हैं, यानी कि दिल्ली मेरठ स्तंभलेख को अशोक की छोटी लाट भी कहते हैं। दोस्तों इनके बारे में मैं कुछ आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा दोस्तों है लौरिया अरगज स्तंभलेख। लौरिया अरगज स्तंभलेख बिहार के चंपारण में स्थित है। ये दोस्तों जो लौरिया अरगज स्तंभलेख है यह बिहार के चंपारण में स्थित है, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, यह है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख ये भी दोस्तों बिहार के चंपारण में स्थित है। मैंने इसलिए नहीं लिखा दोस्तों अलग से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था। जो चौथा स्तंभलेख है दोस्तों, जो चौथा वृहत स्तंभलेख है, यह लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख है। ये भी दोस्तों बिहार के चंपारण में मिला है। ये सबसे सुरक्षित व सुंदर है, यानी कि जो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख है यह स्तंभलेखों में सबसे सुरक्षित है अभी तक का, और दोस्तों यह सबसे सुंदर भी माना जाता है। इसमें औरंगजेब का एक उल्लेख मिलता है। वह अंग्रेज सर्वेक्षण अधिकारी जो रियूबेन बरो थे। दोस्तों जो लौरिया नंदनगढ़ है ये बिहार के चंपारण से मिला है और यह सबसे सुरक्षित व सुंदर है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आते हैं। इसमें दोस्तों लौरिया नंदनगढ़ में औरंगजेब का भी एक लेख मिलता है, और दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी सर्वेक्षण अधिकारी रियूबेन बरो का भी लेख मिलता है। नागरी लेख में राजा अमर सिंह का भी इसमें जिक्र हुआ है। जो दोस्तों नागरी लेख पे है, नागरी लेख में राजा अमर सिंह का इसमें जिक्र हुआ है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख में, ठीक है। आगे देखते हैं, दो और बचे हैं दोस्तों। पांचवा दोस्तों जो वृहत स्तंभलेख है वह रामपुरवा स्तंभलेख है, ठीक है। ये बिहार चंपारण से, ये भी दोस्तों बिहार चंपारण से मिला है, जिसकी खोज 1872 ईस्वी में AC कार्लाइल के द्वारा की गई थी, ठीक है। पांचवा वृहत स्तंभलेख रामपुरवा स्तंभलेख है, जिसकी खोज बिहार चंपारण 1872 ईस्वी में AC कार्लाइल के द्वारा की गई थी। छठवां दोस्तों प्रयाग स्तंभलेख है। छठवां प्रयाग स्तंभलेख है। इसे अकबर द्वारा कौशाम्बी से लाकर प्रयागराज इलाहाबाद में लगवाया गया, ठीक है। प्रयाग स्तंभलेख को अकबर के द्वारा कौशाम्बी से लाकर प्रयागराज में लगवाया गया। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा लघु स्तंभलेख। अभी हम लोग देख रहे थे वृहत स्तंभलेख, ठीक है, जिनकी संख्या 6 है, जो कि संख्या में 7 पाए गए थे, 6 स्थानों से 7 पाए गए थे, ठीक है। वृहत स्तंभलेख देख रहे थे। अब हम लोग देख रहे हैं लघु स्तंभलेख, ठीक है। दूसरे नंबर पर लघु स्तंभलेख। अभी तक हम लोग वृहत स्तंभलेख को देख रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं लघु स्तंभलेख। इस पे अशोक की राजकीय घोषणाएं उत्कीर्ण हैं। जो दोस्तों लघु स्तंभलेख हैं, ये लघु स्तंभलेखों पर जो अशोक हैं, मौर्य शासक अशोक हैं, उनकी दोस्तों राजकीय घोषणाएं उत्कीर्ण हैं, ठीक है। और यह भी ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है, ठीक है। जो लघु स्तंभलेख हैं दोस्तों, खासकर ये अशोक की राजकीय घोषणाएं इस पर उत्कीर्ण हैं, और ये भी दोस्तों ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में है, ठीक है। पहला देख लेते हैं। पहला है सांची लघु स्तंभलेख। पहला है सांची लघु स्तंभलेख। इसमें संघ भेद रोकने संबंधी आदेश दिए गए हैं। दूसरा है सारनाथ लघु स्तंभलेख। इसमें भी दोस्तों संघ भेद रोकने संबंधी आदेश दिए गए हैं। तीसरा है कौशाम्बी लघु स्तंभलेख। इसमें भी दोस्तों संघ भेद रोकने संबंधी आदेश दिए गए हैं, ठीक है। जो सांची लघु स्तंभलेख है, सारनाथ लघु स्तंभलेख है और कौशाम्बी लघु स्तंभलेख है, इन तीनों में दोस्तों संघ भेद रोकने संबंधी आदेश दिए गए हैं, ठीक है। ये दोस्तों खासकर जो लघु स्तंभलेख हैं ये राजकीय घोषणाएं हैं, ठीक है। अशोक की राजकीय घोषणाएं इस पर उत्कीर्ण हैं। अब हम लोग कौशाम्बी लघु स्तंभलेख को देख लेते हैं, जिसकी दोस्तों खासियत है जो कुछ भी, ठीक है। कौशाम्बी के लघु स्तंभलेख यानी कि प्रयागराज में है ये दोस्तों। कौशाम्बी के लघु स्तंभलेख प्रयागराज में अशोक की रानी कारुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। दोस्तों जो सर्वप्रथम दान का उल्लेख है अशोक के काल में, मौर्य काल में, वो दोस्तों
कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख पर सबसे पहले मिलता है, जो कि अशोक की जो रानी थी, पत्नी थी कारुआकी, उनके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और दोस्तों कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में ही अशोक के पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है। अशोक के पुत्र तीवर का उल्लेख और अशोक की रानी कारुआकी का उल्लेख कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में मिलता है। चौथा लघु स्तंभ लेख देख लेते हैं दोस्तों, यह है रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख। ठीक है। रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख, इस पे दोस्तों राजकीय घोषणाएं भी हैं और दोस्तों ये सबसे छोटा लघु स्तंभ लेख माना जाता है। ठीक है। और इस पर दोस्तों आर्थिक संबंधी यहाँ पर जानकारी मिलती है हमें। ठीक है। रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख चौथे नंबर का है, रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख। इसमें अशोक के शासन के 20वें वर्ष में इस स्थान की धर्म यात्रा का उल्लेख है। दोस्तों जब अशोक ने शासन स्टार्ट किया तो अशोक अपने 20वें वर्ष में यहाँ पर धर्म यात्रा के लिए आया था, इस पर उल्लेख है। ठीक है। अशोक के द्वारा लुम्बिनी के भूमि कर को घटाकर 1/8 कर दिया गया। ठीक है। दोस्तों जो लुम्बिनी है यहीं पर दोस्तों रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख मिला है। तो दोस्तों जब अशोक शासन कर रहा था, वह अशोक अपने 20वें वर्ष पर यहाँ पर धर्म यात्रा के लिए आया था और यहाँ पर दोस्तों अशोक के द्वारा लुम्बिनी में जो भूमिकर था 1/6 था दोस्तों, तो 1/6 से इन्होंने घटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक है। ये धार्मिक कर और दूसरा दोस्तों जो है वह धार्मिक कर है जो कि उद्बलिक है। धार्मिक कर उद्बलिक से पूर्णतः मुक्त कर दिया था। यहाँ पर दोस्तों जो लुम्बिनी है यहाँ पर जो धार्मिक कर लगता था उद्बलिक, वह उसको भी दोस्तों पूर्णतः मुक्त कर दिया गया था। इसमें बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है। जो महात्मा बुद्ध हैं, बौद्ध धर्म के दोस्तों जो कर्ता धर्ता, इनको दोस्तों बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख में। ठीक है। हुएनसोंग के अनुसार, हुएनसोंग आप लोगों को बता दें, हुएनसोंग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। ठीक है। हुएनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है। दूसरा दोस्तों आपका एक फाहयान भी हैं, वो दोस्तों फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आए हुए हैं। ठीक है। हुएनसोंग हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। तो हुएनसोंग के अनुसार यहाँ पर घोड़े की मूर्ति थी। हुएनसोंग कहता है दोस्तों कि रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख में एक घोड़े की मूर्ति थी जो कि आकाशीय बिजली के कारण टूट गई तथा स्तंभ भी बीच से टूट गया था। वर्तमान में स्तंभ का निचला भाग खड़ा है। ठीक है। जो रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख है दोस्तों आज की डेट में वह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर निचला भाग ही खड़ा है तथा ऊपरी भाग 2 भागों में टूट गया था तथा शीर्ष नहीं है। इसका दोस्तों जो रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख में सिर्फ और सिर्फ निचला भाग ही बचा है, ऊपरी भाग 2 भागों में टूट गया था और शीर्ष नहीं बचा है। ठीक है। अशोक ने यह प्रस्तर की, जो अशोक हैं, अशोक ने यहाँ पर यानी कि लुम्बिनी में रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है कि अशोक ने यहाँ पर प्रस्तर की विशाल दीवार बनवाई थी। प्रस्तर दोस्तों पत्थर। ठीक है। प्रस्तर की विशाल दीवार बनाई थी तथा स्तंभ लगवाया था। दोस्तों जो रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख है इसे पडरिया लेख भी कहते हैं। ठीक है। रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख को पडरिया लेख भी कहते हैं। इसकी खोज जो रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख है ये दोस्तों कब मिला था? यह 1895-1896 ईस्वी में मिला था, जो कि किनके द्वारा खोजा गया था? एलोइस एंटन फ्यूरर के द्वारा। ठीक है। रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख 1895-1896 ईस्वी में खोजा गया था। किनके द्वारा? एलोइस एंटन फ्यूरर के द्वारा। ठीक है। एलोइस एंटन फ्यूरर के द्वारा। अभी दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। 5वां जो दोस्तों लघु स्तंभ लेख है वह है निगलीवा या निगाली सागर लघु स्तंभ लेख। ठीक है। इसे निगलीवा या निगाली सागर भी कहते हैं। ये दोस्तों 5वां लघु स्तंभ लेख है। ठीक है। निगाली सागर लघु स्तंभ लेख ये मूल रूप से कनक मुनि स्तूप के पास में स्थित है। ठीक है। इसमें कनक मुनि स्तूप के संवर्धन की चर्चा और अशोक के द्वारा कनक मुनि यात्रा का उल्लेख मिलता है। दोस्तों जो निगलीवा सागर लघु स्तंभ लेख है इसमें दोस्तों उल्लेख है कि अशोक के द्वारा कनक मुनि स्तूप के संवर्धन के अशोक के द्वारा कनक मुनि स्तूप का संवर्धन किया गया और कनक मुनि स्तूप की यात्रा का भी उल्लेख है। ठीक है। अशोक के द्वारा कनक मुनि की यात्रा की गई। ठीक है। कनक मुनि स्तूप की यात्रा की गई, ये भी उल्लेख है। ठीक है। निगलीवा या निगाली सागर में हुएनसोंग कहता है, देखिए हुएनसोंग के अनुसार हुएनसोंग लिखता है कि उसने कनक मुनि स्तूप के पास यह स्तंभ देखा था।
जो कनकमुनि स्तूप है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों निगलीवा सागर, निगाली सागर लघु स्तंभ लेख है, ठीक है। ह्वेनसांग कहता है कि उसने कनकमुनि स्तूप के पास यह स्तंभ देखा था जो कपिलवस्तु से लगभग 10 किलोमीटर दूर था तथा स्तंभ लेख पर एक शेर की मूर्ति थी। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर ना ही दोस्तों स्तूप है और ना ही शेर की मूर्ति है। निगलीवा सागर, निगाली सागर लघु स्तंभ लेख में ना ही दोस्तों अभी कोई भी यहाँ पर ना ही कोई भी स्तूप है और ना ही कोई भी शेर की मूर्ति है, ठीक है। ह्वेनसांग के अनुसार कह रहे हैं कि ह्वेनसांग ने जब देखा था कि कनकमुनि स्तूप के पास यह स्तंभ देखा था, यानी कि कनकमुनि जो स्तूप है वहाँ पर यह जो लघु स्तंभ लेख है उसने देखा था ह्वेनसांग ने, और कहा था कि वहाँ पर एक स्तूप है और उस स्तूप पर एक शेर की मूर्ति भी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ तक कि स्तंभ लेख भी रुम्मनदेई के पास किसी समय लगा दिया गया। देखिए दोस्तों, इसका सारांश ये है कि जो निगाली सागर लघु स्तंभ लेख है ये मूल रूप से कनकमुनि स्तूप के पास में स्थित है, ठीक है। और इसमें अशोक के द्वारा कनकमुनि स्तूप का संवर्धन किया गया और कनकमुनि स्तूप की यात्रा भी की गई। यहाँ तक तो बात खत्म हो जाती है, परंतु जो ह्वेनसांग है चीनी यात्री, वो कहता है कि उसने जब यात्रा की यहाँ की तो उसने देखा कि कनकमुनि स्तूप के पास ही यह स्तंभ था। जो कनकमुनि स्तूप है यहाँ पर दोस्तों निगाली सागर लघु स्तंभ लेख था, ह्वेनसांग कहता है, ठीक है। और उस पर एक शेर की मूर्ति भी बनी हुई थी, ठीक है। ह्वेनसांग के अनुसार यहाँ पर एक जो कनकमुनि स्तूप है दोस्तों, यहाँ पर एक लघु स्तंभ लेख था ह्वेनसांग के अनुसार, और कहता है कि उस पर दोस्तों शेर की मूर्ति भी थी। परंतु अगर वैसे देखा जाए तो ना तो यहाँ पर दोस्तों एक कोई स्तूप है और ना ही कोई शेर की मूर्ति है, ठीक है। कनकमुनि स्तूप भी नहीं है और उस पर जो शेर की मूर्ति अंकित है दोस्तों ह्वेनसांग के अनुसार कहा गया था, ना ही वह है अभी, ठीक है। शेर की मूर्ति भी नहीं है और स्तूप भी नहीं है। यहाँ तक कि यह जो स्तंभ लेख है, निगाली सागर स्तंभ लेख है, यह रुम्मनदेई में किसी भी समय पर लगवा दिया गया होगा, ठीक है। क्योंकि यह जो स्तंभ लेख है खासकर रुम्मनदेई में मिला है, रुम्मनदेई के पास ही मिला हुआ है, ठीक है। या ह्वेनसांग गलत ठहराए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ना ही शेर की मूर्ति है और ना ही यहाँ पर स्तूप है। कहाँ पर? जो कनकमुनि स्तूप के पास, ठीक है। आगे देखते हैं, निगलीवा सागर की खोज भी 1895 ईस्वी में हुई थी, जो कि एलोइस एंटन फ्यूरर ने ही की थी, ठीक है। पिछले पार्ट में आपको बताया था एलोइस एंटन फ्यूरर ने एक खोज की थी एक स्तंभ लेख की, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। निगलीवा सागर की खोज भी इन्हीं के द्वारा की गई 1895 ईस्वी में। रुम्मनदेई व निगलीवा सागर को स्मृति लेख कहते हैं। जो रुम्मनदेई लघु स्तंभ लेख है और निगलीवा सागर लघु स्तंभ लेख है, इनको स्मृति लेख कहते हैं, ठीक है। रुम्मनदेई देखो दोस्तों आर्थिक पर था दोस्तों, आर्थिक जानकारी यहाँ से मिलती है। और जो निगलीवा सागर है, इन दोनों को स्मृति लेख कहा जाता है, ठीक है। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में कनकमुनि स्तूप की दूसरी बार संवर्धित किया। जो अशोक हैं दोस्तों, वो जब 14 वर्ष व्यतीत कर लिए तो उस समय उन्होंने कनकमुनि स्तूप को दूसरी बार संवर्धित किया था तथा 20वें वर्ष में उन्होंने कनकमुनि स्तूप की यात्रा भी की थी, ठीक है, 20वें वर्ष में, ठीक है। निगलीवा सागर लेख में बुद्ध को कनकमुनि कहा गया है। अब देख लीजिए दोस्तों, जो भगवान बुद्ध हैं उनके लिए ही यह है दोस्तों, ठीक है। जो कि कनकमुनि स्तूप है वह बुद्ध के ही ऊपर है, क्योंकि बुद्ध को ही कनकमुनि कहा गया है, ठीक है। निगलीवा सागर लेख में बुद्ध को कनकमुनि कहा गया है, ठीक है। रुम्मनदेई व निगलीवा स्तंभ लेख नेपाल की तराई से प्राप्त होते हैं। रुम्मनदेई है जो दोस्तों और निगलीवा स्तंभ लेख है, यह नेपाल में पाए जाते हैं, ठीक है, नेपाल में है अभी इस समय। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, परंतु जो रुम्मनदेई स्तंभ लेख है उसका विषय आर्थिक था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें मौर्यकालीन कर नीति की भी जानकारी मिलती है। जो रुम्मनदेई स्तंभ लेख है उसमें मौर्यकालीन कर नीति की भी जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे दोस्तों अब हम लोग कल गुहा लेखों को पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि स्तंभ लेख क्या है, ठीक है। कल हम लोग गुहा लेखों को पढ़ेंगे, जो गुफाएं थीं, ठीक है।